रिसीव हो जाता है तो आपके पास एक डिलीवरी रिपोर्ट आ जाए कि मैसेज रिसीव्ड हो गया है। अब यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट है, बट अब जब उसे एनेबल की एनेबल नहीं करते, एक्टिवेट नहीं करते, तो क्या होता है कि आपने मैसेज भेज दिया, नाउ यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज वेदर मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर आर नॉट। तो ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस में यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है। अब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बुनियादी तौर पे करता क्या है कि उसने पैकेट आया, पैकेट रहने के बाद उसने सेंड कर दिया, सेंड कर रहा है। अब वो रिसीवर को रिसीव हो ना हो, बीच में डेटा लॉस हो जाए, बीच में कोई इश्यू आ जाए, बीच में ही पैकेट जो है वो कहीं पे किसी वजह की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, इट्स नॉट कंसर्न ऑफ द यूडीपी। तो वहां पर आपके पास कनेक्शन लेस, बट कीप इन माइंड यूडीपी इज फास्टर देन द टीसीपी, टीसीपी इज स्लोअर देन द यूडीपी। वो फास्टर है और ये स्लोअर है। उसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग कनेक्शन को भी आपके पास जो है वो इंश्योर कर लेता है ऑन अ सिंगल चैनल। मैंने कहा था कल लास्ट लेक्चर में कि मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनपुट आपके पास एन होते हैं तो आउटपुट एम जनरेट करता है। और उसकी छोटी सी मिसाल है, जब आपके पास ये गाड़ियां ट्रेवल करती है ना मोटरवे पे, खास करके ये जो कराची का मोटरवे देख लें, तो वहां जब टोल प्लाजा करीब आता है तो टोल प्लाजा का बहुत से देखें उसके बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी माइट बी उसमें कमी पेशी तो हो सकता है, मेरे ख्याल में कोई 10 या 12 बॉक्सेस बने होते हैं। बट एट ए टाइम जो गाड़ियां ट्रेवल करती हैं वो बुनियादी तौर पे होती ही 4 या 5 हैं, बट वो सारी सीक्वेंस में होती हैं एक दूसरे के पीछे। बट जैसे ही वो उस टोल प्लाजा के करीब पहुंच जाती हैं तो वो ऐसे बिल्कुल बिखर जाते हैं एक एक बॉक्स की तरफ। अब उससे क्या होता है कि आपके पास इनपुट तो कम थे, बट जब वो आउटपुट जनरेट कर रहा है तो नंबर ऑफ जो है ना आउटपुट्स आ रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग इसी बात का, इसी जो है ना बात का कॉन्सेप्ट है। उसकी एक छोटी सी और मिसाल है, जैसे आप घर में केबल टीवी यूज करते हैं, वो जो वायर है कोएक्सियल वायर, वो है तो एक, बट उस पर 100 चैनल ट्रेवल करते हैं। वो 100 चैनल वो मल्टीप्लेक्स होते हैं। जब अब कोई भी उसका किसी चैनल का नंबर प्रेस करता है तो उसमें से वो चैनल जो है वो डिस्प्ले हो जाता है और प्रॉपर्ली वो ऑपरेट हो रहा होता है। देन उसके बाद है सेशन लेयर। सेशन लेयर प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द डायलॉग बिटवीन द टू एंड सिस्टम्स। It defines how start, control, and end conversation call session between application. This layer requests for a logical connection to be established on an end user request. Any necessary log on or password validation is also handled by this layer. Session layer is also responsible for terminating the connection. This layer provides service like dialog discipline, which can be full duplex or half duplex. Session layer can also provide checkpoint mechanism such that if a failure of some sort occurs between checkpoint, all data be retransferred from the last checkpoint. अब देखें सेशन लेयर को अगर हम यूं समझें कि जी हमारी जो क्लास है वो 12 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे से लेकर 12:40 12:45 तक ही हमारी जो क्लास है उसके टाइमिंग है। इसी दौरानिया में हम इसी दौरान में यूं कह ले कि कोई और टीचर जो है ना तो आपकी क्लास ले सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो इंग्लिश हो, वो इस्लामियात हो, वो पाकिस्तानी स्टडी हो, वो असेंबली की क्लास हो, वो पाइथन की क्लास हो, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि 12 से लेकर 12:40 और 45 तक ये जो सेशन है रिजर्व्ड for the subject of internet architecture and protocol. Between this duration, nobody is able to intercept our interaction with our class. तो यहाँ ये फिक्स है। तो सेशन लेयर जब भी कम्युनिकेशन होती है ना, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और टिल टू एंड
ये एक सेशन क्रिएट कर लेता है, उस सेशन में जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और उस कंट्रोल करने के बाद वो उनको टर्मिनेट भी करता है जब सेशन क्रिएट डिस्ट्रॉय हो जाए। मिसाल के तौर पे 12:40 से और 45 के बाद हमारी क्लास टाइमिंग खत्म हो जाती है, नाउ यू आर फ्री, और उसके बाद वो टीचर जिसकी क्लास है ही इज रेस्पॉन्सिबल नाउ टेक योर क्लास। अब उसके बाद उसका सेशन शुरू हो जाता है, और उसके सेशन के दौरान कोई और टीचर उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उस क्लास को, टीचर मस्ट वैलिडेट वेदर he or she belongs to this class or not। तो जैसे ही आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे चैटिंग है, फेसबुक की मैसेंजर पे आप चैट करते हैं, तो वो जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करना, डेटा सेंड और रिसीव करना, उसके स्टार्ट को कंट्रोल करना, और उसके बाद जब तक वो एंड नहीं होता, जैसे क्लिक करेंगे उसको क्लोज करने के लिए तो वो क्लोज हो जाते हैं, मीन्स वो जो सेशन है वो चैट का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये सिर्फ आपने डेटा रिसीव करना है या उसके साथ साथ आप उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे काम जो हैं वो इसी सेशन लेयर के। इन केस किसी एक चेक पॉइंट, مثلا लास्ट जहां तक कन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद अगर कोई डेटा लॉस हो रही है तो वो जो लास्ट जहां तक प्रॉपरली कम्युनिकेशन हुई थी वो वहां से रीसेंड कर लेता है डेटा को, ताकि वो जो फेल्यूर है उसकी कमी को पूरा की जाए। ये सारे काम जो है वो सेशन लेयर के हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ये लेयर में है तो तीन ही दो ही स्टेटमेंट्स लिखी हुई, बट ये लेयर बहुत ही टिपिकल काम करता है। कहता है presentation layer defines the format in which the data is to be exchanged between the two communication entities, means two communication parties, also handle data compression and data encryption like cryptography। अब बुनियादी तौर पे प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि वो जो डेटा सेंड हो रहा है और जो रिसीवर उसे रिसीव करेगा, क्या इन दोनों की लैंग्वेज सेम है। मतलब वो जो फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं कि जी अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से अगर आप लिनक्स को डेटा सेंड कर रहे हैं तो लिनक्स के पास उतनी कैपेबिलिटी या माइक्रोसॉफ्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसने वो डेटा सेंड किया है वो, और जिसको वो रिसीव हो रहा है वो, इन दोनों की कम्युनिकेशन मतलब वो जो डेटा की फॉर्मेट है वो सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं वो उर्दू में भेजे और वहां पे उसके पास जो है वो उर्दू की कैपेबिलिटी ना हो, तो वहां पर डेटा क्या हो जाएगा, प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगा। और जब प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगा, उसका फॉर्मेट उसके पास है ही नहीं, तो वहां पर वो जो कम्युनिकेशन है वो बुनियादी तौर पे अकम्प्लिश होगा ही नहीं। तो इसका मकसद है उनके फॉर्मेट को इंश्योर करना कि वेदर टू पार्टीज आर गोइंग टू एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर, देयर फॉर्मेट मस्ट बी सेम। जैसे मैंने कहा था ना कि वो जो ट्रांसलेटर है उस ट्रांसलेटर के पास दोनों के फॉर्मेट होते हैं, एक के फॉर्मेट को सुनता है फिर दूसरे के फॉर्मेट में उसे बता देता है, फिर दूसरे के फॉर्मेट में सुनता है उस पहले वाले के फॉर्मेट में उसे बता देता है कि उसने ये बातें की है। एक ये चीज, दूसरा ये कि ये आपके पास उस डेटा को कंप्रेस और डीकंप्रेस, मतलब कंप्रेस करना कि वो जो डेटा है बहुत ज्यादा है उसको कंप्रेस करता है, उसके साइज को रिड्यूस कर देता है, और जब साइज रिड्यूस हो जाता है उसके बाद उसे सेंड कर, और जब रिसीव करता है तो वो कंप्रेस हुए डेटा को डीकंप्रेस कर लेता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल, मोस्टली हमारी सोसाइटी में ये होता रहता है कि जी हमें कहीं ट्रेवल करना होता है, हमारे पास बैग है, अब उस बैग में कुछ कपड़े नहीं आते, तो हम क्या करते हैं उसको किसी भी तरीके से वो जो बचे हुए कपड़े रिमेनिंग जो है वो वहां उसमें डाल के उसके बैग के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर उसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो कंप्रेस हो गया ताकि उसमें वो आ जाए। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है कि वो डेटा को कंप्रेस कर लेते हैं ताकि वो जो बहुत ज्यादा स्पेस था उस स्पेस को कम से कम किया जाए ताकि इंटरनेट पर उसे हम प्रॉपरली सेंड करें। उसके बाद है इंक्रिप्शन। जब ये डेटा ट्रेवल होती है ना इंटरनेट पर, जब ये ट्रेवल होती है तो वहां पे बहुत सारे चांसेस होते हैं, माइट बी समवन वांट टू इंटरसेप्ट योर डेटा, someone want to modify your data,
someone want to modify your data to send on behalf of your to their data. अब मसलन आपने आपके और ए और बी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, बीच में एक हैकर आ गया, उसने ए के डेटा को क्या किया, उसको उसने हैक किया और अपने तरफ जो है ना उसने एक्सेस किया। अब ए का डेटा बी के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो बी से पहले क्या जाएगा, किसके पास, हैकर के पास जाएगा। हैकर उसे मॉडिफाई करके इंटरसेप्ट करके उसके बाद वो सेंड करेगा बी को। अब बी ये समझेगा कि ये जो डेटा है बुनियादी तौर पे ए ने सेंड किया, बट ए ने नहीं किया। ए ने जब कर रहा था तो बीच में एक हैकर आ गया, उसने उसको इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उसने बी को भेज दिया। अब यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर आपकी डेटा जो मोस्ट सेंसिटिव है वो स्टील हो जाती है, और वो जो डेटा में जितनी चीजें वो सारी की सारी कंप्रोमाइज हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। इस चीज को डील करने के लिए कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मकसद ये है टू डील विद द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर, to deal or we can say to deal in context of the computer security, कि जब डेटा इंटरनेट पे सेंड हो तो ऐसे फॉर्मेट में सेंड हो कि अगर हैकर उसे हैक भी कर ले या कोई एक्टिव हैकर है वो उसे हैक कर लेता है, उसके पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाए, वो उसके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हों जिसे वो प्रॉपरली डेटा को अखज़ न कर सके, तो इसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इनक्रिप्शन का मकसद ये है कि टू कन्वर्ट सिंपल और प्लेन टेक्स्ट इन फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट। वो साइफर टेक्स्ट क्या होता है, वो ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें ना तो वो यूजर को अंडरस्टैंड करता है ना फिर वो कह रहे कि कोई हैकर, अब जब तक उसे डिक्रिप्ट नहीं करता। हाँ जी, इसकी एक छोटी सी मिसाल, मसलन आप अपने रूम में जाते हैं, अगर उसमें ताला लगा हो, उसकी चाबी किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाए या उसके हाथ ना लगे, तब तक वो कुछ भी करे उसके उसको वो इस तरह के कैपेबल ही नहीं बन सकता कि वो आपके रूम के अंदर जाके आपकी कोई चीजें उठाए। और अगर उसके पास की आ जाए उस लॉक की, तो वो क्या होता है, वो इजीली आपके उस रूम को ओपन कर सकता है और आसानी वहां से क्या करता है, आपकी चीजें उठाकर फिर चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, एन्क्रिप्शन जब की जाती है तो उस साइफर टेक्स्ट के साथ उसकी की भी दी जाती है कि इस की के साथ मैंने इसको एनक्रिप्ट किया है। जब यूजर उसे रिसीव करता है तो वो क्या करता है, फिर की को यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट करता है ताकि उसको पता चले कि एक्चुअल डेटा क्या है। तो ये बुनियादी जो काम है या ये जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस प्रेजेंटेशन लेयर की है, जो कि आपके डेटा को कंप्रेस भी करता है, डिकम्प्रेस भी करता है, इनक्रिप्ट भी करता है और डिक्रिप्ट भी करता है, ताकि सिक्योरिटी जो थ्रेड्स हैं वो मिनिमाइज होनी चाहिए। और उसमें क्रिप्टोग्राफी है, और क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिप्टोग्राफी प्रॉपरली नहीं है कि जी क्रिप्टोग्राफी में आपके पास ये चीज़ें अकम्प्लिश कैसे होती हैं, नो। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्रिप्टोग्राफी है क्या चीज़, और ये डील कैसे करती है, और उसके बाद ये डेटा को सेंड कैसे करती है, ये हमारा मकसद है यहाँ पर। और उसके बाद ये आपके पास लास्ट लेयर है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर है क्या, कहता है एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ओएसआई मॉडल। एप्लीकेशन लेयर contains management functions to support distributed applications. Example of application layer are applications such as file transfer, electronic mail, remote login, etc. जब आपके पास एप्लीकेशन में डेटा आ जाती है एप्लीकेशन लेयर पे, तो वो प्रॉपरली आपके पास फॉर्मेटेड भी होता है और डिक्रिप्टेड फॉर्म में भी आ जाता है और डिकम्प्रेस फॉर्म में भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ यूजर उसे ओपन करके देख सकता है। और यही वो लेयर है
जो कि आपको ये कैपेबल बनाती है कि नाउ यू कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, either you can send a file, either you can log in remotely on server or in other PC, either you can send mail, either you can रिसीव अ मेल। इस तरह के जितने भी हैं वो सारे काम जो हैं वो ये एप्लीकेशन लेयर करती है। और ये एप्लीकेशन लेयर यूजर के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लेयर है और मशीन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट लेयर है या हाईएस्ट लेयर है। और चूंकि जब हम यूजर की बात करते हैं तो एक चीज हमारे सामने या हमारे पेश नजर होनी चाहिए कि हम हमेशा यूजर की बात करते हैं। तो इसलिए यूजर के लिए जरूरी है कि पहली लेयर होनी चाहिए एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि पहली लेयर ही है जहाँ पे यूजर को आइकन डिस्प्ले होता है। इट मींस नाउ यूजर इज कॉन्फिडेंट दैट समथिंग व्हिच आर आइदर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ओवर द इंटरनेट इज परफॉर्मिंग आर इन अ प्रोग्रेस आर परफॉर्मिंग वेल। इज इट क्लियर? तो ये वो OSI मॉडल के जो है लास्ट लेयर है। उसके बाद ये कुछ ये एक छोटी सी स्लाइड है, अब इसे थोड़ा सा देख लें। यहाँ से डेटा जा रहा है और वहां से डेटा आ रहा है। जब यहाँ से डेटा जा रहा है तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट है कि जी पहले जीरो फॉर्मेट, जीरोज एंड वन है, फिर उसके बाद फ्रेम्स हैं, फ्रेम के बाद पैकेट्स है, पैकेट के बाद फिर प्रोटोकॉल है TCPO या UDP, फिर सेशन है, फिर उसके बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद क्या है आपके पास एप्लीकेशन लेयर जो कि आपके पास डेटा को डिस्प्ले करती है। और फिर उसके बाद यहाँ जब हम सेंड करते हैं तो पहले एप्लीकेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके बाद नेटवर्क लेयर और उसके बाद डेटा लिंक लेयर और देन उसके बाद फिजिकल लेयर। इज इट क्लियर बाबा? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। प्रकाश 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद आप जो है ना अटेंडेंस की स्नैपशॉट लेकर शेयर कर दीजिएगा। जी सर। देन उसके बाद ये आपके पास जब मॉडल हुआ, ये OSI मॉडल था, तो उसके बाद कुछ एक्सपर्ट ने कुछ काम किया, उसको क्रिटिकली एनालाइज किया। क्रिटिकल एनालाइज करके उन्होंने कहा जी OSI मॉडल में कुछ लेयर्स तो है वो मशीन से रिलेटेड है, कुछ लेयर जो है वो यूजर से रिलेटेड है और एक लेयर है वो इंटरमीडिएट लेयर है जो मशीन और यूजर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है। जब जो चीज मशीन या यूजर से रिलेटेड है या उसके बिल्कुल नियर है उसको हम सेपरेट क्यों करें, उसको हम एक लेयर में कंसीडर करें और बाकी उसकी सब लेयर उसके साथ ही हो, बट वो लेयर एक कंसीडर हो। तो उसके बाद उन्होंने OSI मॉडल के बाद एक और मॉडल सजेस्ट किया जिसे हम कहते हैं TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP प्रोटोकॉल मॉडल। अब है क्या, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकली उसे मॉडिफाई किया है। यहाँ देखें, ये हमारे OSI मॉडल का पूरे के पूरे 7 लेयर है। इन्होंने क्या किया है कि इन 3 लेयर्स को उन्होंने कहा कि जी ये एप्लीकेशन लेयर है। क्यों? क्योंकि ये 3 लेयर्स मोस्ट नियरेस्ट टू द एप्लीकेशन लेयर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन भी एप्लीकेशन, सेशन भी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इट सेल्फ एप्लीकेशन। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब ये तीनों मोस्ट नियरेस्ट हैं जिनकी फंक्शनैलिटी भी बहुत रिलेटेड है ईच अदर के, तो उन्होंने कहा इसको आप क्या करें, इसको आप बना दें एप्लीकेशन लेयर और बाकी जो है वो OSI मॉडल में बाकी को कहा जी डेटा फ्लो लेयर से। बट TCP ने एक और काम किया, TCP ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेयर किसी की नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है दूसरे लेयर से।
उसने कहा ये जो 3 लेयर है ना, 5, 6 और 7 या 7, 6, 5, ये 3 लेयर काम रिलेटेड करते हैं, तो उसने कहा जी इसको एप्लीकेशन का नाम दे दो। और ये जो है ट्रांसपोर्ट, ये बुनियादी तौर पे इन दोनों के दरमियान डेटा को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, तो लिहाजा इसको आप अलग करें। फिर उसके बाद ये 2 लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये मोस्ट नियरेस्ट टू द हार्डवेयर है, तो उन्होंने कहा इसको नेटवर्क इंटरफेस का नाम दे दो। और बाकी ये रहा, क्यों? क्योंकि नेटवर्क टू नेटवर्क चेंज होते हैं, उसके टेक्नोलॉजी और टोपोलॉजी, तो उन्होंने कहा जी इसको आप क्या करें, नेटवर्क का नाम दे दें। ये जो 7 लेयर है, ये टोटल फिर 5 लेयर में कन्वर्ट हो गया। ये 3 लेयर जो है वो एक में, और ट्रांसपोर्ट अलग हो गया। फिर उसके बाद 3, ये 4, नेटवर्क अलग 5, और उसके बाद ये एक लेयर और ट्रांसपोर्ट 2, नेटवर्क 3 और डेटा लिंक लेयर 4, और उसके बाद ये फिजिकल 5 लेयर। तो उसने लेयर को 5 लेयर में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसने कहा कि जी अब ये जो 5 लेयर है ना, इसको उन्होंने नाम दे दिया टीसीपी आईपी मॉडल। अब काम सिमिलर, और उसके बाद आपके पास जो मॉडिफिकेशन जो हुई, या कह लें कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, वो ये कि जो नियरेस्ट मोस्ट नियरेस्ट है उनको, या कॉन्सेप्चुअल जो लेयर्स हैं उनको उन्होंने एक में रख दिया, बाकी प्रोटोकॉल सेम, काम सेम, और बाकी टेक्निक्स भी सेम। तो इसलिए उन्होंने कहा जी ये टीसीपी आईपी मॉडल है। यहाँ तक बेटा आपको बातें सब क्लियर है बिल्कुल? बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई हो? और ये टीसीपी आईपी का मॉडल है, इसको अब थोड़ा सा देख लें। देखें एप्लीकेशन लेयर में क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग द नेटवर्क। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूडीपी, वही बात है जो कि हमने कहा ना कि टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी जो है कनेक्शन लेस है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट लेयर वैसे ही आ गया। और फिर उसके बाद क्या है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में मैंने कहा था कि जी आपके पास एक तो राउटर डिवाइस नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, और इसके साथ साथ नेटवर्क लेयर पे जो है वो आईपी काम करती है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि आपके पास हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आईपी पे ही होगा। वो काम कैसे करती है उसको हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद है डेटा लिंक लेयर, जो कि आपके पास फ्रेम्स पे काम करती है। और उसके बाद है आपके पास ये जो फिजिकल लेयर, ये वो सारे कह लेंगे लेयर्स हैं जो कि टीसीपी ने मॉडिफाई करके जो मॉडल बनाया, वो टीसीपी आईपी मॉडल है, वो ये है। एक एप्लीकेशन लेयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा जो है वो इंटरनेट लेयर, सॉरी नेटवर्क लेयर, और चौथा जो है वो आपके पास डेटा लिंक लेयर, और पांचवा आपके पास फिजिकल लेयर। तो जब आपके पास बात हो टीसीपी आईपी, इट मींस वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द 5 लेयर्स ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। बट जब हम कहें ओएसआई मॉडल, इट मींस नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द 7 लेयर मॉडल। तो वहां पर हमारे पास 7 लेयर है, और यहाँ पर हमारे पास 5 लेयर है। बस डिफरेंस यही है, बाकी का जो काम है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है बाबा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ में नहीं? नाउ यू कैन आस्क, यू हैव 2 minutes फॉर योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क। यस बेटा। जी बाबा, कोई सवाल? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है बाबा। तो थोड़ा सा हम आईपी को भी, आईपी से पहले कुछ चीजें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपनी आईपी को देखें। ये जितने लेयर्स हैं, खास करके ये जो टीसीपी आईपी लेयर हो या ओएसआई मॉडल लेयर हो,
हर लेयर की अपनी अपनी कुछ डिवाइसेस भी होती हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास नेटवर्क लेयर है तो सॉरी नेट डेटा लिंक लेयर है, तो आपके पास स्विच और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो इस लेयर की डिवाइस है। उसके अलावा हब जो है वो फिजिकल लेयर की डिवाइस है। उसके अलावा आपके पास जो नेटवर्क लेयर है वहाँ पर राउटर काम करता है वहाँ, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क की जब कम्युनिकेशन होती है वो राउटर करवाता है। और विद इन द नेटवर्क कि जी आपने लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया है तो वहाँ पे या तो हब यूज करते हैं हम या तो स्विच यूज करते हैं। बट नाउ डेज हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, वो स्विच यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हब और स्विच में फर्क है। हब जो है वो हम कह लेंगे पैसिव डिवाइस है और स्विच जो एक्टिव डिवाइस है इन दैट सेंस। क्यों? क्योंकि स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंस है, हब जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है। वो जैसे डेटा आता है सबको सेंड कर देता है, बट स्विच में ऐसा कुछ नहीं होता। और जब हम राउटर की बात करते हैं तो राउटर में हमारे पास मुख्तलिफ नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, तो वो राउटिंग टेबल यूज करती है। साथ में फिर स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करता है कि आइदर जो डेटा सेंड हो रहा है वो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू या डायनेमिक राउटिंग के थ्रू, फिर उसके बाद वो डेटा सेंड कर लेता है। और उसके बाद ये टीसीपी, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, या तो फिर वो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है या फिर यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। उसके अबव जो एप्लीकेशन लेयर है, वो एप्लीकेशन लेयर में आपके पास एच टी टी पी, एस एम टी पी, पी ओ पी, पॉप, V3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये यूज करता है। उसके अलावा टेलीनेट प्रोटोकॉल वो यूज करता है। और उसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ये एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करती हैं। तो ये सारा जो कह लें कि कॉन्सेप्ट है, एक ओएसआई मॉडल का और दूसरा टीसीपी आईपी मॉडल का, जो कि हमारे पास ये जितनी कम्युनिकेशन होती है उसके पीछे